प्यारे बच्चों, बेटे हम आज जो टॉपिक करके चल रहे हैं वो पढ़ेंगे बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो उसी में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल दो इसको आप, या फिर इसका कोई टॉपिक बोल दो, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे बेटे। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है ना, कोई भी ईएम वेव हो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास जो ईएम वेव होती है, ईएम वेव दोनों चीज़ कैरी करती है। ईएम वेव बेटे एनर्जी भी कैरी करती है एंड मोमेंटम कैरी करती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, एक्सप्लेन इट। उसको एक्सप्लेन करना होता है, वो बात मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली में क्या होता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करे तो अपने साथ में एनर्जी लेके चलती है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रैवल करती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी कितनी है, एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी कितनी है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, मान लिया हमें इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइंड आउट, इसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इस पॉइंट के ऊपर। तो मैं इस पॉइंट के अराउंड एक एरिया अज्यूम कर लेता हूँ। मान लिया अपने पास ये एरिया है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से ट्रैवल करके इस तरफ गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरफ ट्रैवल कर रही है, मान लिया इधर ट्रैवल कर रही है। कितनी स्पीड के साथ, मान लिया जूम कर लिया, मान लिया सी स्पीड के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करते हैं। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसको आप जो स्पीड ऑफ लाइट बोल दो या स्पीड ऑफ ईएम वेव बोल दो, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मान लिया अपने पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ तक पहुँची, कितने टाइम में, मान लिया जूम कर लिया, मान लिया डेल्टा टी टाइम के अंदर वो इस पॉइंट से यहाँ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुँची है। उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे ट्रैवल करी है, मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ, मतलब आगे ट्रैवल कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस तरफ गई है ईएम वेव, ठीक है। जब ईएम वेव इस पॉइंट के अराउंड जब ट्रैवल करती है, तो जो ईएम वेव जो एरिया कवर कर रही है वो एरिया है ए एरिया कवर कर रही है। तो ये वाला एरिया मान लो, ये वाला एरिया मान लो, ए की बात है, वो ए एरिया कवर करा मान लिया उसने, ठीक है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँची, मतलब डेल्टा टी टाइम के अंदर, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी। हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो इसकी स्पीड कितनी है, सी, टाइम कितना है, डेल्टा टी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो किसके इक्वल है, सी डेल्टा टी के इक्वल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी वो किसके इक्वल है, सी डेल्टा टी के इक्वल है। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट ए पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट की बात करें हम, इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड। इस पॉइंट के अराउंड जो एनर्जी ट्रैवल करती है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इस पॉइंट के अराउंड जो ये एरिया है परपेंडिकुलरली अराउंड दैट पॉइंट ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब किसी पॉइंट के अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब जाती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ कितनी एनर्जी लेके गई पर सेकंड पर यूनिट एरिया, उसको उस पॉइंट के अबाउट हम इंटेंसिटी बोल देंगे हम। मतलब जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, इंटेंसिटी होगा भाई अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया परपेंडिकुलरली, थ्रू ए गिवन एरिया परपेंडिकुलरली पर सेकंड मतलब टाइम। तो किसी पॉइंट के अबाउट कितनी एनर्जी गई पर सेकंड, मतलब इन 1 सेकंड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली, इस पॉइंट के परपेंडिकुलरली कितनी एनर्जी गई, परपेंडिकुलरली की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से कितनी एनर्जी गई पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोल देंगे, हम इंटेंसिटी बोल देंगे। मतलब I इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे बोलेंगे, U बाई में ए डेल्टा टी बोल देंगे इसको हम। U मतलब टोटल एनर्जी जो गई, ए मतलब एरिया जो परपेंडिकुलर एरिया हमने उस पॉइंट के अबाउट लिया,
डेल्टा टी मतलब मान लिया टाइम हमने ले लिया। जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो टाइम कितना लेंगे हम 1 सेकंड का लेंगे। पर सेकंड हम एनर्जी जो क्रॉसिंग होगी उसको फाइंड आउट करेंगे पर यूनिट एरिया, उसी को क्या बोल देंगे हमें इंटेंसिटी बोल देते हैं। तो आई इज इक्वल टू यू और में ए डेल्टा टी होगा। अब मैंने एज्यूम कर लिया, देखो यहाँ पर ये मैंने एक सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए माना है। मान लें एनर्जी जो गई है डेल्टा टी टाइम के अंदर, इसके थ्रू एनर्जी गई है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है कितनी स्पीड के साथ, सी स्पीड के साथ यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है। ठीक है, मैं मान लिया कि यहाँ से अज्यूम करा मैं कि मान लिया अपने पास एवरेज एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया, जो ये एरिया आपको ले रखा है यहाँ पे, ये वाला जो एरिया, मान लो यहाँ से यू जो एवरेज एनर्जी जो गई है, मान लो मैंने यू एवरेज मान लिया इसको। ठीक है, आप इसको एवरेज एनर्जी बोल दो या फिर एनर्जी डेंसिटी बोल दो, इसको आप यू एवरेज बोल दो या फिर हम इसको बोलते हैं हमने क्या एनर्जी डेंसिटी बोल दो। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी या फिर एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, आप एवरेज एनर्जी को बोल दो, इसको मैं एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोल दूँ तो एनर्जी कितनी है यू पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप मुझे बताओ इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मतलब ये वाला हिस्सा सारा का सारा, तो वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है ए, लेंथ कितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक सी डेल्टा टी, तो क्या लिखोगे इसको यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा ए सी डेल्टा टी के इक्वल होगा। वी इज इक्वल टू ए एल होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया कितना है ए, ये वाला एरिया ए है, लेंथ कितनी है सी डेल्टा टी। तो ये यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई जो सी डेल्टा टी इंटू ए होगा। तो यहाँ से U इज इक्वल टू कितना आ गया, टोटल एनर्जी कितनी आ गई U एवरेज सी डेल्टा टी इंटू ए हो, ये टोटल एनर्जी आ गई अपने पास। ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं I इज इक्वल टू कितना है, I का फॉर्मूला तो ये है, तो अगर मैं इस U की जगह इस वैल्यू को पुट कर दूं तो U एवरेज सी डेल्टा टी इंटू ए डिवाइड बाई ए डेल्टा टी इस फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ से डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू इंटेंसिटी इज इक्वल टू कितना आ गया यू एवरेज इंटू सी आ गया, यू एवरेज इंटू सी। यू एवरेज मतलब एनर्जी डेंसिटी बोल दिया हमने इसको। ठीक है, आप इसको एनर्जी डेंसिटी एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे। अब I इज इक्वल टू इसको हमने लिख दिया यू एवरेज इंटू सी लिख दिया। इसका न्यूमेरिकल्स में कहीं हम यूज़ करेंगे, वहाँ पर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी का मेन फॉर्मूला अपने पास ये है, ये वाला फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स में हमें यूज़ करना है। ये रिलेशन बस आपसे ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ लेते हैं तो मैं उसके हिसाब से मैंने रिलेशन आपको करवाया है। मेन रिलेशन ये है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। अब इंटेंसिटी के साथ साथ में एक और प्रॉपर्टी आती है, एक और टर्म आती है, उसको बोलते हैं हम मोमेंटम। मैंने आपको बताया भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो एनर्जी और मोमेंटम दोनों चीज़ कैरी करती है। तो हम पढ़े बेटा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम क्या होगा। तो जो मोमेंटम है ना, मैं इसका एक बेसिक फॉर्मूला आपके बता के चलूंगा पहले कि जो लीनियर मोमेंटम होता है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोमेंटम आपको पता बेटा क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी हुआ करता है। यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग पढ़ के चलोगे, P इज इक्वल टू, इसको U बाई सी बोलते हैं हम, P इज इक्वल टू U बाई सी। एनर्जी की फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, डायरेक्ट याद रखना है। U का मतलब टोटल एनर्जी, टोटल
एनर्जी, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, ये टोटल एनर्जी हो, अपने पास क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट होगा। अब यहां पर एक बात समझनी है आपने, मोमेंटम के दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर मान ले अपने पास कोई लाइट है, ये मान ले अपने पास कोई सरफेस है, ये ऊपर से लाइट इसके ऊपर फॉल करे, ये लाइट यहाँ पे फॉल करे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करे, यहाँ पे टकराई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वापस गई। ठीक है, मान लिया तो इसका मोमेंटम p है, जाते ही मोमेंटम इसका p है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आते ही मोमेंटम p है, जाते ही मोमेंटम इसका कितना है, p है। तो आपसे अगर पूछे भाई चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मोमेंटम कैसे फाइंड आउट, चेंज कैसे फाइंड आउट करें, P2 माइनस P1, मतलब फाइनल में से इनिशियल घटा दें। ये कौन है, ये तो हो गया इनिशियल P, ये कौन होगा फाइनल, फाइनल कितना होगा, माइनस का P बोल दो मैं, डायरेक्शन अपोजिट होगी, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस तरफ P मान लिया तो ऊपर की तरफ क्या होगा, माइनस का P हो गया। ठीक है, या फिर अगर आप इसको माइनस का मानोगे तो इसको प्लस का मान लो। अगर मान लो ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर आया, अगर मान लो इसको माइनस का मानो तो फिर क्या मान लेंगे हम, प्लस का P मान लेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा P इज इक्वल टू कितना बना, P2 कितना होगा, माइनस का P, P1 कितना होगा, माइनस में P1 कितना है P, तो डेल्टा P इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2P, मतलब डेल्टा P का चेंज कितना होगा, 2P होगा। अगर हम चेंज फाइंड आउट करें केवल कि भाई 2P चेंज है मैग्नीट्यूड की फॉर्म के अंदर, डेल्टा P इज इक्वल टू 2P, चेंज इन मोमेंटम होगा। ये कब है, ये तब है जब जो ये सरफेस है ना आपकी, जो ये इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये तब है व्हेन सरफेस इज एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग बोल दो, या फिर सॉरी इफ सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, गलत बोल रहा हूँ मैं, इफ सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग बोल दो, या फिर रेडिएटेड। क्या आप एक ऐसी सरफेस के ऊपर बात कर रहे हो जो सरफेस कैसे आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो उस केस में जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो कितना होगा, 2P होगा। ठीक है, तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला बनेगा, इस केस में जो फॉर्मूला बनेगा आपका मोमेंटम का, तो मोमेंटम ऑफ EM वेव, वो फॉर्मूला आपका, इसको बोलेंगे हम एक तरीके से 2U/c बोल देंगे इसको, 2U/c इसको नाम देंगे। कब, अगर सरफेस आपकी कैसी है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि मोमेंटम फिर 2P हो जाएगा चेंज जो आएगा। ठीक है, फिर इसको जो फॉर्मूला था आपका U/c, इसको 2 टाइम्स कर दें, 2U/c कर देंगे अगर सरफेस कैसी है, रिफ्लेक्टिंग है। पॉइंट ध्यान रखना, अगर सरफेस, जो सरफेस आपकी है, इफ सरफेस इज एब्जॉर्बिंग, आपके पास मान लीजिए जो सरफेस है वो एब्जॉर्बिंग सरफेस है या फिर नॉन रेडिएटिंग सरफेस है, नॉन रेडिएटिंग सरफेस है, मतलब नॉन रेडिएटिंग का मतलब लाइट जो आई है वो सरफेस पे फॉल करी है, वेव जो आई वो सरफेस पे फॉल करी, वापस नहीं गई, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो फिर जो मोमेंटम आएगा वो U/c ही आएगा। ये पॉइंट डिफरेंस ध्यान रखना, अगर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो 2U/c, एब्जॉर्बिंग है तो U/c होगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल्स में ये कॉन्सेप्ट यूज़ करूंगा मैं, वहाँ पर न्यूमेरिकल में आपको ये बात गिवन होगी कि सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है, किस तरह की है। अब यहाँ पर इसके साथ में एक और टर्म आती है, उसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है, ये मान लें अपने पास कोई वॉल है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे ट्रेवल करेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, इस वॉल के ऊपर, इस वॉल के एरिया के ऊपर फोर्स लगाती है,
और हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो रेडिएशन प्रेशर का मतलब क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर एक तरीके से क्या है कि द फोर्स exerted by EM wave per unit area of the surface। उस सरफेस के पर यूनिट एरिया जो फोर्स लगी है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया उसको रेडिएशन प्रेशर बोल देंगे हम। मतलब रेडिएशन जो प्रेशर है इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। और हमें पता है मतलब P इज इक्वल टू F/A होगा, लेकिन हमें पता है कि जो फोर्स होती है ना, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमें पता, बट F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाई टाइम होता है। ठीक है, मतलब इसको P को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर कि डेल्टा P डिवाइड बाई A डेल्टा T, F की जगह मैंने ये लिख दिया डेल्टा P बाई डेल्टा T। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से। अब यहाँ से दो कॉन्सेप्ट आएंगे, बात को समझना इस चीज़ को, इस पॉइंट को यहाँ से आप लोगों ने समझना है। दो सरफेस मैंने आपको बताई है। अगर आपकी सरफेस एब्जॉर्बिंग है, एब्जॉर्बिंग सरफेस होगी, तो एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए हमें पता है जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो किसके इक्वल होगा, P के इक्वल होगा। तो जो फॉर्मूला होगा आपका P इज इक्वल टू रेडिएशन प्रेशर का, वो किसके इक्वल होगा, P और में A डेल्टा T के इक्वल होगा, P और A डेल्टा T। लेकिन अगर सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। अगर सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर हम लोगों को पता है कि जो चेंज इन मोमेंटम वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ P होगा। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं P इज इक्वल टू 2P बाई में A डेल्टा T के इक्वल होगा, A डेल्टा T के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से आप मुझे बताओ, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। अब हमें पता है P इज इक्वल टू, P मतलब लीनियर मोमेंटम। जब सरफेस आपकी एब्जॉर्बिंग होगी तो P इज इक्वल टू कितना था, U बाई C था। अगर सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग है तो P इज इक्वल टू कितना था, 2U बाई C था। तो ये अगर इस पॉइंट के हिसाब से बात करो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू U बाई A C डेल्टा T, U बाई में A C डेल्टा T, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से। P की जगह मैंने क्या लिख दिया, U बाई C लिख दिया। तो आप मुझे बताइए ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया अपने पास इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, I इज इक्वल टू U बाई में A डेल्टा T। तो यहाँ पर इसको मैं P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ, I बाई C लिख सकता हूँ इसको मैं, I बाई C। मतलब रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, I बाई C के इक्वल होगा। अगर सरफेस कैसी है, एब्जॉर्बिंग है। अगर सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग होगी तो इस P की जगह क्या लिखोगे आप, 2U बाई C लिखोगे। यहाँ पर जो मैंने डबल कर रखा है अपने पास, पहले डबल कर रखा है एक तरीके से ये, तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट बनेगा P इज इक्वल टू 2I बाई C बन जाएगा। अगर आप सारी वैल्यू पुट करके देखोगे, जो ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना। अगर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी आपकी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए जो रेडिएशन प्रेशर होगा 2I बाई C। अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस होगी तो रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, I बाई C होगा। ये जो 2-3 पॉइंट मैं बता रहा हूँ रिफ्लेक्टिंग के, एब्जॉर्बिंग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूमेरिकल में ये चीज़ काम आएगी, ध्यान रखना। ठीक है बेटे।
तो ये हम लोगों ने जो भी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह करी, 3 प्रॉपर्टी मैंने जो टेक्निकल प्रॉपर्टी बताई है आपको, 3, तो इनके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल आपसे पूछते हैं। न्यूमेरिकल आपसे इन टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब एक तरीके से एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे वो रिपीट करा जाता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ जो मैं आपको अभी करवाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बुकलेट के अंदर भी है, बुकलेट को अगर आप ध्यान से देखो तो वहां पर भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि आपको ये प्रूव करना होता है, ये क्वेश्चन है, ये आपकी बुकलेट को मैं दे दूंगा कि शो दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। हमें प्रूव करना है कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के अंदर है उतनी ही एनर्जी डेंसिटी किसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के अंदर है। मतलब हमने दोनों को इक्वल प्रूव करना है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, क्वेश्चन ये है कि शो दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब हमने ये प्रूव करना है कि भाई फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव के लिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, फॉर ईएम वेव के लिए हमने ये प्रूव करना है कि यू ई इज इक्वल टू यू बी होगा। यू ई का मतलब क्या है, ये होगा मेरे पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। यू भी होगा एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। हमने प्रूव करना कि भाई जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरफ ट्रेवल करती है, तो इसका एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि हमें पता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स एक्सिस के अंदर गई है तो ईएम वेव अगर एक्स एक्सिस के अंदर गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें वाई के अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड किस में होगी, जेड में होगी, क्योंकि सारे एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपको ये बताना है कि जितनी एनर्जी वाई एक्सिस के अंदर गई उतनी एनर्जी किस में गई होगी, जेड एक्सिस के अंदर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी क्या होती है, इक्वल डिवाइडेड होती है, मतलब दोनों कंपोनेंट बराबर होते हैं। हमें ये बात प्रूव करनी है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है ना, ये 4th यूनिट के कॉन्सेप्ट हैं, वो एक बार मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आप डायरेक्ट याद रखना। 4th यूनिट के कॉन्सेप्ट हैं, डायरेक्ट याद रखना। मैंने अभी 4th यूनिट आपको नहीं करवाई है, ठीक है। वो मोस्ट प्रोबेबली मैं 21 तारीख से क्लासेस शुरू करूँगा रेगुलर, तो वहाँ पे मैं आपको करवाऊँगा। तो मैं आपको बताऊँ कि जो ये एनर्जी डेंसिटी होती है यू ई इज इक्वल टू, मैं आपको बता देता हूँ, प्रूफ कर लेता हूँ इसको मैं। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी, मैं साथ साथ में आपको बताता चलूँगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी यू ई, इसका फॉर्मूला होता है बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। ई आर एम एस का मतलब होता है, ये आर एम एस वैल्यू होते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। 4th यूनिट के अंदर आती है ये। मैं आपको बता देता हूँ कि जो आर एम एस वैल्यू होते हैं ना, ई आर एम एस, वो ई नॉट बाई रूट 2 के इक्वल होती है, ई नॉट बाई रूट 2। और ई नॉट क्या होती है, ई नॉट होती है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यहाँ पर जो ई नॉट है, ई नॉट का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये 4th यूनिट के अंदर आता है कॉन्सेप्ट, मैं वहाँ से लेके चल रहा हूँ डायरेक्ट, वो मैंने अभी आपको नहीं करवाया, लेकिन थोड़ा कोऑपरेट करना, याद रखना इसको। ई आर एम एस होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ई नॉट बाई रूट 2 के इक्वल होती है।
तो अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट करता तो यू ई इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस की जगह मैं ई नॉट बाई रूट टू पुट कर दूँ तो ई नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर, तो यू ई इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, यहाँ से ये आ गया अपने पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई टू आ गया, मतलब ये आ गया अपने पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर आ गया। इक्वेशन 1 हो गया। अब हम बात करते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको बोलेंगे यू बी, वो इक्वल होती है बी आर एम एस स्क्वेयर बाई 2 म्यू नॉट। बी आर एम एस होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी किसी की भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है ना, वो पीक वैल्यू डिवाइड बाई रूट टू होती है, तो बी नॉट बाई रूट टू है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अभी समझ में नहीं आएगी आपको, ये 4th यूनिट का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे आपको समझ में आएगी, फिलहाल याद रखना है। तो यू बी इज इक्वल टू कितना आ गया, अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो इसका स्क्वायर मतलब बी नॉट स्क्वायर बाई में 2 हो जाएगा, तो ये बन जाए अपने पास बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 4 म्यू नॉट बन जाएगा, बी नॉट स्क्वायर बाई में 4 म्यू नॉट बन जाएगा अगर आप वैल्यू पुट करोगे। बट मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो सी होती है ना, सी मतलब स्पीड ऑफ ई एम वेव, वो ई नॉट बाई बी नॉट के इक्वल होती है। तो यहां से जो बी नॉट आया, बी नॉट इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास, ई नॉट बाई सी के इक्वल होगा, ठीक है। बट मैंने आपको एक बात और बता रहा कि जो सी होती है, जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो होती है, वो किसके इक्वल होगी, हाँ 1/रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के इक्वल होती है, प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। तो अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो बी नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, ई नॉट रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 1/, में नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अब इस इक्वेशन से यू बी इज इक्वल टू बी नॉट का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो कितना बन गया, ई नॉट का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के रूट का स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो यू बी इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर आ गया। इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ध्यान से देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये क्या 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ये क्या 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, मतलब यू ई किसके इक्वल आ गया, यू बी के इक्वल आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू ई इज इक्वल टू कितना आ गया, यू बी। हमें यही तो प्रूव करना है कि जो एनर्जी है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के पास है, उतनी एनर्जी किसके पास होगी, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के पास होगी। दोनों केस में जो एनर्जी होगी, एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। ये हमने प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है बेटे। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया यहाँ भी, एक तो हम लोगों ने ये करना है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जब हम पढ़ेंगे, इसकी न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, तो न्यूमेरिकल के अंदर जो हमने आज अभी टॉपिक करा है, जो अभी टॉपिक मैंने करवाया आपको, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल मैं करवाऊँ केवल वीडियो के अंदर वही न्यूमेरिकल करने, उसके अलावा वैसे कोई न्यूमेरिकल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ठीक है बेटे। तो ये आप लोगों को यहाँ तक करना है आज, कल न्यूमेरिकल में करवाऊँगा आपको, यूनिट ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर देंगे कल, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को करना है। थैंक यू वेरी मच।